अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शब्बीर साहब। आपकी वेबिनार में जब आप बुलाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी और मसरत होती है कि एक माहौल मिलता है, कि एक रूहानी माहौल है, कि उलमा के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं प्रेजेंटेशन आमीन। शुरू कर देता हूँ। मेरा नाम शब्बीर है और मैं जो सनसेज फाइनेंशियल सर्विसेज से हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंपनी का। Sensage combines asset management solutions with a full range of transactional services, equity, mutual funds, and exchange traded fund (ETF) to a range of goal-based financial solutions which includes education planning, marriage planning, retirement planning. Established in the year 2006. First registered investment advisor by SABI. Sole driver for inclusion of multi-faith. Approved by international Shari scholars. Endorsed by World Reports as contributor to Sharia ETF. तो ये मुख्तसर सा हमारा इंट्रोडक्शन था सेंसेस का। तो आज की नशिश में, आज के इसमें वेबिनार में जो चीज़ों को मैं बिल्कुल मुख्तसर से जो एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो एक 12-15 जो सवालात है जो लोगों के जहन में है, जिसको हम एड्रेस करेंगे। एक ये है कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसको थोड़ा सा समझ लें कि क्यों करना चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन है या जो भी चीज़ है। जब आप काम करने के काबिल ना हो और आपके पास जो है सो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो, तो उसको रिटायरमेंट कहूंगा, वरना तो रिटायरमेंट कोई है ही नहीं चीज़। हाँ, ये हो सकता है कि रिटायरमेंट में कुछ काम कम कर ले अपनी सेहत के एतबार से या किसी और के हिसाब से आप काम कम कर ले, तो वो ज़्यादा वजह से उसको रिटायरमेंट के लेंगे। अब रहा ये कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, ऑप्शंस क्या है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करें, जो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आजकल लोग जो सब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि एक डायरेक्ट प्लान होता है और रेगुलर प्लान होता है। तो दोनों में फर्क समझेंगे हम, और डायरेक्ट में करना चाहिए या रेगुलर में करना चाहिए, रेगुलर में कौन करना चाहिए, डायरेक्ट में कौन करना चाहिए, एक मुश्त करना चाहिए या महीने को महीना करना चाहिए, जैसे SIP है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, हर महीना या हर वीक या हर 3 महीने को करना चाहिए। ये सुनिए, इससे रेगुलर मेरे को इनकम हो सकती है क्या, लोग अक्सर पूछते हैं। हाँ, मैं पैसे डालता हूँ, मेरे को कुछ आमदनी हो सकती है क्या, वो भी एड्रेस करेंगे। स्टॉक्स क्यों नहीं डालना, या कौन डाल सकते हैं स्टॉक्स में, कहां पर कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक में, वो बात करेंगे। रियल एस्टेट या जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट जिसमें अक्सर लोग हमारे हैं, क्या वो सही है क्या, वो भी एक देखेंगे। और जैसे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। और आखिर में देखेंगे कि एडवाइजर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम खुद से क्यों नहीं कर सकते, किसी से मशवरा क्यों लें हम। और उसके बाद अगर एडवाइजर की जरूरत पड़ती है और किसी इंटरमीडिएट के थ्रू अगर करना है, तो फिर उनकी फीस क्या होती है, ये थोड़ा समझ लें। ये थोड़ी सी चीजें जो अक्सर लोग समझते नहीं है, तो इसके ऊपर हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले, सबसे पहले ये सोचें कि इन्फ्लेशन क्या है। मुफ्ती साहब ने बताया आपको इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। वो ये है कि आज के 1 करोड़, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होता और अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% होती, यानी सालाना 6% उसकी वैल्यू कम हो रही है। मिसाल के तौर पे 100 रुपीज की वैल्यू है, 100 रुपए की वैल्यू 2024 में है, 2025 में उसकी वैल्यू क्या होगी, 94 रुपये होगी। तो इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए है कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो, 10 साल में, सॉरी 10 साल में इसकी जो से 1 करोड़ की वैल्यू 55,84,000 की होगी, और 20 साल में यही 1 करोड़ की वैल्यू होगी 31,18,000, और 25 साल के बाद में इसकी वैल्यू होगी सिर्फ 17,81,000, 41,000। तो मतलब का ये है कि आज के जो करोड़, 1 करोड़ जो है, उससे आप 17 लाख की वैल्यू होगी, बाकी का सब इन्फ्लेशन में चला जाएगा। तो इसका, इससे समझना ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में मेरे को 12% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, नहीं, बल्कि आगे जाके उसकी वैल्यू क्या रहेगी। नॉमिनल वैल्यू एक होती है और रियल वैल्यू एक होती है। रियल वैल्यू का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को निकाल के जो वैल्यू होती है उसको जो रियल वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू होती है कि इन्फ्लेशन के साथ जो वैल्यू है, जो रिटर्न आ रहा है आपको, उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल रिटर्न, सॉरी, नॉमिनल रिटर्न।
एक मिसाल लेके बता रहा हूं मैं यहाँ कि अगर फर्ज करिए आपकी किसी की किसी प्रोफेशनल अर्निंग 60,000 रुपये है, आमदनी 60,000 रुपये माहाना, और वो 40 साल की उम्र है उनकी, और उन प्लानिंग कर रहे हैं कि 60 साल की उम्र में मैं रिटायर होऊंगा या जो सर्विस से रिटायर होऊंगा, तो उस वक्त मुझे क्या खर्चे रहेंगे, एडिशनल खर्चा खासतौर से जो सो मेडिकल का होता है, हेल्थ का होता है, क्योंकि बुढ़ापे में जो सो मेडिकल के खर्चे ज्यादा होते हैं। और अगर हम एक मिसाल देख लें कि जो 15,000 रुपये अगर दवाएं के हों या टेस्ट वगैरह के हों उस उम्र में, तो 15,000 रुपये एडिशनल खर्चा होगा। और अगर हम इन्फ्लेशन 6% का रखें कि 6% से महंगाई बढ़ी है, तो उसके बाद में आप ये देखिए कि अगर करंट हाउस होल्डिंग यानी मतलब कि आज का घर का खर्च जो सो 30,000 में से 30,000 है, और एडिशनल रिटायरमेंट के वक्त 15,000 रुपये का एडिशनल खर्चा होगा, यानी मेडिकल के लिए, दवाओं के लिए या खर्चे के लिए, तो टोटल रिटायरमेंट एक्सपेंस होगा आपका 45,000। ठीक है, तो 60,000 आपकी इनकम है, बच्चों की सबकी जो पढ़ाई हो गई, आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गए, और उसके बाद में आपके पास 50% उसमें से 30,000 रुपये महीने का खर्चा है, 15,000 रुपये आपके मेडिकल एक्सपेंस के है, तो आपको जरूरत पड़ेगी महीने को 45,000। अब आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको पता है अल्लाह ताला के हाथ में है, कब किसका वक्त है, कितनी जिंदगी है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन एक आम तौर से अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया में 80 to 85 जैसे एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो अगर आप 20 साल के लिए भी प्लान कर रहे हैं और इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से देखें, तो आपको माहाना खर्चा रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल की उम्र के बाद 1,44,321 की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त आपकी सैलरी या आपकी इनकम सिर्फ 60,000 है, लेकिन 60 साल की उम्र में इन्फ्लेशन के साथ जैसे आपको 1,44,321 की जरूरत पड़ेगी। एक अंदाजा है। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज फिगर हमारे को हम सोचते नहीं है, बाद में अल्लाह मालिक है या जो भी है। तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आप उसके लिए तैयार हैं क्या? अगर फिगर्स देखें तो हैबत होती है, बड़ी परेशानी होती है कि कहां से आएगा, अल्लाह ताला देने वाला है। लेकिन आपका काम यह है कि आप इस वक्त जो भी है बचत शुरू कर दें और जमा शुरू कर दें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। एक तरीके से यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, ये स्लाइड में दो चीजें हैं, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की। पहले राइट साइड देख लें आप कि राइट साइड में है कि फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट का लास्ट 5 साल का रिटर्न है कि पिछले 5 साल में फिक्स डिपॉजिट ने 7% दिया है। 10 साल, पिछले 10 साल में फिक्स डिपॉजिट का एवरेज जो इंटरेस्ट आता है उस 6.14 है। और अगर फिक्स डिपॉजिट 20 साल का एवरेज निकाले तो 6.75 है। तो मतलब है कि इंटरेस्ट अगर आप बैंक डिपॉजिट में डालेंगे तो 6 से 7% तक का मिलेगा। इसी तरह से गोल्ड में अगर आप देखें तो लास्ट पिछले 5 साल में एवरेज निकाले अगर, तो गोल्ड ने 11.5% रिटर्न दिया। 10 साल का एवरेज निकालेंगे आप तो 9.30, और अगर 20 साल का गोल्ड का रिटर्न निकालेंगे आप तो 10.20। सिल्वर में अगर 5 साल का रिटर्न निकालेंगे आप, एवरेज रिटर्न पिछले 5 साल का, तो 11.90 है, तकरीबन 12% के करीब। 10 साल का एवरेज निकालें तो 7.40 है, और लास्ट 20 साल का निकालें तो 8.60 है। लास्ट कॉलम देखिए आप, म्यूचुअल फंड। मैं इसमें म्यूचुअल फंड में 20 साल का इसलिए नहीं डाला हूं मैं कि 20 साल के बहुत कम है हमारे एथिकल फंड्स, या जो सो टाटा या टोरस के जो सो 20 साल के बहुत कम है, एक दो है, तो इसलिए नहीं डाला हूं। लेकिन आप एवरेज देखिए कि 5 साल का रिटर्न एवरेज 5 साल का म्यूचुअल फंड में 19.59, 10 साल का एवरेज म्यूचुअल फंड में 13.34 है। और इसी तरह अगर सिंस इंसेप्शन या जब से शुरू हुए हैं टाटा और टोरस, अगर उनका निकाले एवरेज तो 16.45। यहां पर बताने का मकसद ये है कि ये 3 चीजें हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे आइए, लेफ्ट साइड की ये टेबल में देखिए कि हमने एक तैयार किया है कि कोई बोलता है कि मुझे कुछ ना, मैं फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालता, इंटरेस्ट है, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डालता, स्टॉक में नहीं डालता हूं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, मुझे पता नहीं कैसे डालें। तो हर किसी को गोल्ड पसंद है, सबसे सेफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। तो मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव यानी बिल्कुल जो रिस्क नहीं लेना चाहता या कुछ भी नहीं कर चाहता, एक कैलकुलेशन करके देखें कि क्या इसमें पैसा बच सकता है और हमारी रिटायरमेंट के लिए बस होता है क्या पैसा। तो चलिए इधर देखिए, अगर फर्ज करिए आपकी रिटायरमेंट एज 60 है, 60 साल की उम्र है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझिए आप 85 है, यानी आप 85 की उम्र तक आप
इंशाल्लाह हयात रहेंगे, या उससे बड़ा भी हो सकता। तो 60 साल की उम्र के वक्त अगर आपके पास 3 किलो गोल्ड होता, ये कैलकुलेशन में कुछ अलग मेथड से बता रहा हूं, इसको समझने की बात देखिए आप। उसके बाद में फिर शरा और अल्लाह ताला क्या फरमाता है बताता हूं। तो यहां पर 3 किलो का अगर गोल्ड हो आपके पास 60 साल की उम्र में, जो जमा किया हुआ हो, या एक मुश्त हो, या जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिला है आपको, या जो भी पीपीएफ वगैरह का जो मिला है, 3 किलो गोल्ड हो आपके पास, और हर महीना 10 ग्राम गोल्ड निकाले आप, बेच दें 10 ग्राम गोल्ड को, तो इससे आपका कॉर्पस जो है 3 किलो गोल्ड जो है आपका 60 साल की उम्र के बाद में अगर 10 ग्राम हर महीना निकाल के बेचेंगे आप, तो इंशाल्लाह 25 साल तक इसको जो है सर्वाइव हो सकता है। ये कैसे? अब मैं आपको पिछली बात आया, अगर आप 20 साल पहले देखें, 2000 में देखेंगे, तो गोल्ड का प्राइस था 4000। आज गोल्ड का प्राइस है 80,000 90,000। तो 80,000 90,000 में 2 लोग रिटायरमेंट के वक्त घर चल सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर 2000 में भी देखें तो 4000 में जो है लोगों का घर चल सकता था, सरवाइव हो सकते थे, घर का खर्चा निकल सकता था। तो ये मोस्ट कंजर्वेटिव है ये, कि 3 किलो गोल्ड का अगर हो तो हो जाएगा ना। अब ये 3 किलो गोल्ड कैसा आएगा? अगर आपकी 25 साल की उम्र है और आप बिल्कुल कंजर्वेटिव है, तो हर महीना जमा करें, ताकि टारगेट रखें कि 60 साल की उम्र के वक्त मेरे पास जो है कम से कम 3 किलो को गोल्ड हो। इसी को थोड़ा सा इंप्रूव करें आप, कि 3 किलो गोल्ड में से मैं 2 किलो गोल्ड रखूंगा, और 1 किलो गोल्ड का अमाउंट मैं सिल्वर या म्यूचुअल फंड में डालूंगा। चलिए म्यूचुअल फंड में डालें, तो 3 किलो का जो गोल्ड है वो आप गोल्ड में ही रखेंगे। 1 किलो गोल्ड का जो वैल्यू है जो भी, वो अगर आप म्यूचुअल फंड में रखेंगे, तो आप रिटर्न अब देखिए यहां पर, कि यहां पर 10% रिटर्न का एवरेज है, और म्यूचुअल फंड में 14 19 से लेकर 13% तक है। ये एक कंजर्वेटिव 3 बकेट बनाया आप, 2 बकेट में गोल्ड रखें, 1 बकेट में जो सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें। तो उसका मतलब ये है कि 25 साल के बजाय हो सकता है इंशाल्लाह 30 साल या 35 साल तक जो है ये सर्वाइव हो सकता है। तो बताने का मकसद यहां पर ये है कि बहुत ही कंजर्वेटिव है आप, तो गोल्ड में रखें और टारगेट रखें कि 60 साल की उम्र में कम से कम 3 किलो गोल्ड चाहिए। उसको इंप्रूव करने के लिए यहां पर बताया गया। अब रहा कि कहां पर इन्वेस्ट करें, पहले समझे हम कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है और क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो लेफ्ट साइड पे देखिए आप कि फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन प्लान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, ये सब चीज जो है ये इसको लोन कैपिटल कहते हैं। मतलब एक है आप अपना कैपिटल किसी और को लोन दे रहे हैं। अगर लोन दे रहे हैं अगर आप, तो उसका मतलब है कि उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो जितने हमारे अतराफ जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा प्रोडक्ट ये है कि रिस्क कैपिटल, जहां पर आप थोड़ा सा रिस्क लें। ये डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, आम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जहन में बता दीजिए कि आप मैं लोन कैपिटल दे रहा हूं या रिस्क कैपिटल दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आप, कंपनी में इन्वेस्ट करें आप, रिस्क कैपिटल वाला फिक्स डिपॉजिट में डालें, पोस्ट ऑफिस में डालें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालें, या कोई बॉन्ड में डाल रहे हैं, आप क्या करें, लोन दे रहे हैं, पैसे का लोन दे रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रोडक्ट रिस्क कैपिटल प्रोडक्ट है या लोन कैपिटल प्रोडक्ट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शरिया है, जो कौन सा नॉन शरिया है। क्योंकि पैसा जो है कोई कमोडिटी नहीं है, कोई ऐसी शेय नहीं है जो सब बढ़ती है। पैसा क्या है? इट्स ओनली अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अदल बदल के लिए है पैसा। यहां पर यह बताने का मकसद। अब अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए सारी दुनिया में जो है सो इन्वेस्टमेंट जो होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप अमेरिका में देखें अगर, तो तकरीबन 48% पॉपुलेशन जो है सो स्टॉक मार्केट में या शेयर्स खरीदते हैं। जैसे मुझसे साहब बताए, वहां पर ज्यादा पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वहां पर। तो उसलिए 48% लोग पॉपुलेशन जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह आप नीचे देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो तकरीबन 40% के करीब। चाइना में 30% लोग जो है सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कनाडा में 25, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जापान में 8%, और इंडिया में सिर्फ 3% लोग जो है सो स्टॉक मार्केट में जाते हैं। पिछले 5 साल 10 साल में ये गिनती बढ़ गई है, नंबर बढ़ गया है, लेकिन 3 से 4 या 5 हुआ, उससे बढ़ा नहीं अभी। तो ये अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिटर्न्स देख लिया आप कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा मिलता है या जो सो गोल्ड वगैरह में देख लिया,
अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो पॉपुलेशन तो हर एक को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने बताया कि जो सो पॉन्जी स्कीम वगैरह के सिलसिले में मैं हर अपने सेमिनार में और वेबिनार में बताता हूं कि पहला सवाल, पहली ठोक जो होनी है कि जो सही है ही नहीं है, उनसे ये पूछना है कि आप जो भी स्कीम है या आपकी जो कंपनी है रेगुलेटेड है क्या। यहां पर बहुत बड़ी भूल हो रही है लोगों की, और जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है उनमें इन्वेस्ट करके नुकसान उठा रहे हैं। आज ही मैं पेपर में देख रहा था, हैदराबाद में डेक्कन क्रॉनिकल के पेपर में देख रहा था, एक स्कीम बताई है उन्होंने जमीनों को लोगों को शौक है, प्लॉट का शौक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम निकाली और ये कहा कि आप 24 साल तक आप पैसे देते रहिए और उसके बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो 24 साल में क्या है, आप प्लॉट खरीद लिए 6 लाख के ऊपर, इंस्टॉलमेंट में दे रहिए, 24 महीने आप इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करिए, उसका हम डबल करके पैसे दे देंगे। कैसे देंगे, प्लॉट का दाम बढ़ जाएगा। अब ये टेक्निकली पीछे बैकग्राउंड क्या है समझने के लिए, सब जमीन नहीं बढ़ सब जमीन का दाम नहीं बढ़ता है। ज्यादा टाइम लिए, अगर मैं एक बताता हूं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, शायद इससे पहले भी बताया कि मैं खुद एक जमाने में अलग अलग, हैदराबाद में एक रिंग रोड है, तो अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में 4 प्लॉट लिए और उसके बाद एक प्लॉट के और इक्वल अमाउंट की, एक प्लॉट 12 लाख का जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब, दूसरा प्लॉट जो उसकी 18 लाख हुई, तीसरा प्लॉट उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, चौथा प्लॉट कब्जा हो गया। अगर आप 1 करोड़ की अगर देख रहे हैं तो इसका एवरेज निकाले अगर, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ और अभी तक फंसा हुआ हूं। ये है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, खासतौर से प्लॉट्स के लिए। तो मिसाल हैदराबाद में ऐसे ही, सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, दूसरी जगह भी है, बस प्लॉटिंग करते जा रहे हैं और जैसे एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि जो सो प्लॉट में डबल हो जाएगा। अब ये पॉन्जी स्कीम नहीं है तो क्या है, मगर ये इज इट रेगुलेटेड? नो, इट इज नॉट रेगुलेटेड। तो इसलिए हमारे को रेगुलेटरी स्कीम्स में रहना बहुत जरूरी है। तो रेगुलेटर्स कौन से आरबीआई है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स के लिए आईआरडी है, पेंशन फंड के लिए पीएफआरडीए है, रियल एस्टेट के लिए रेरा है। लेकिन रेरा जो है सो सिर्फ 500 गज जमीन जो बढ़ के हो, जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, जो बिल्डिंग्स है, टावर्स हैं, उन के लिए है, छोटे प्लॉट्स वगैरह के लिए नहीं है। चौथा जो है सो सेबी है। सेबी के अंदर कैपिटल मार्केट आता है जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और दूसरी चीजें आते हैं। तो आरबीआई इंश्योरेंस कंपनी के अंदर तो कोई शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट नहीं है। रेरा प्रॉपर्टीज में है, मगर बड़े प्रॉपर्टीज का है जहां पर डेवलपमेंट के ऊपर 5 स्टोरी 6 स्टोरी बना रहे हैं, वो है। अब फिर हमें ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में यहां से देखिए, आप लेफ्ट में अगर म्यूचुअल फंड देखे, कमोडिटी है, गोल्ड फंड, सिल्वर फंड। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जैसे एक्टिव है, एक्टिव के अंदर एक टाटा एथिकल है, टॉरस एथिकल है। इंशाल्लाह 2 दिसंबर को एक तीसरा फंड आ रहा है जिसका नाम है क्वांटम एथिकल फंड। तो 2 के 3 हो जाएंगे। लास्ट जो टॉरस जो लॉन्च हुआ था 2009 में हुआ था, 15 साल के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद इस वक्त टॉरस ने प्रोडक्ट निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम कॉन्फिडेंस दिलाए हैं कि लोग इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जले हुए हैं प्लॉट्स में और पॉन्जी स्कीम्स में डाल के। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे और सही प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। मसला यही है कि हमारे लोग जो है सो इन्वेस्ट करते नहीं है। जैसे अभी मुफ्ती साहब बताए वहां पे कि 64 लाख करोड़ का जैसे इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, जो बेहतरीन चीज है जहां पर आप रह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर मुसलमानों का और 2 स्कीम में देखें तो 3000 से कम है, 3000 करोड़ से कम है। और जो हैदराबाद की मैं आज स्कीम में जो पेपर बता रहा हूं, सिर्फ वो प्लॉट की स्कीम के अंदर 300 करोड़ लोग हैं, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो सही तरीके से रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड सबसे आसान और बेहतरीन चीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आप सबसे वो करूंगा कि हर इंसान को, हर मुसलमान को प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही है। चाहे कितनी छोटी रकम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाएंगे। एक पहले जानना चाहिए, फिर मानना चाहिए। जानने के लिए पहले हम ये इन्वेस्टमेंट का जो सेमिनार है, वेबिनार है, ये जानने के लिए है। उसके अंदर यकीन होना चाहिए, मानना चाहिए कि एक स्कॉलर के साथ बैठ के, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठ के बता रहा है आपको, तो मानना चाहिए कि हाँ ये सही चीज होगी। उसका मैंने अमल करना चाहिए। अमल क्या है?
कि आप इन्वेस्टमेंट करें, शुरू करें, चाहे भले 500 रुपये से करें, बल्कि 500 नहीं बल्कि क्वांटम को हमने रिक्वेस्ट किया तो क्वांटम ने कहा है कि हम 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट लेंगे म्यूचुअल फंड में। ये सबसे बेहतरीन चीज। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, छोटा है, 100 रुपये तो कोई ना कोई निकाल सकता है। ये दूसरा ये है कि गोल्ड फंड पैसिव में क्या है, एक है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड भी है, फंड्स में भी है गोल्ड फंड, और ईटीएफ भी है गोल्ड में। वैसे सिल्वर में भी ईटीएफ है, और इसका बेंचमार्क ये गोल्ड और सिल्वर को इनके पास जैसे जब ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो तो उसके पीछे कस्टडी के अंदर गोल्ड होता है। तो जब तक गोल्ड कस्टडी में न हो तो जब तक वो ना तो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स इशू कर सकते हैं ना ईटीएफ की। तो बिल्कुल शरिया कंप्लायंट है, लेकिन सारे गोल्ड और सिल्वर फंड्स या ईटीएफ शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि जैसे आप स्टॉक की स्क्रीनिंग को पूछते हैं, वैसे गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ भी जानना चाहिए कि ये शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। अब लिस्ट कहां से लेना, वो किसी सबको जो इशू कर रहा है उसके पास से ले सकते हैं, जो शरिया कंप्लायंट एडवाइजर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं पैसा देके। दूसरा पैसिव एक प्रोडक्ट है IT20। ये निफ्टी का जो सिर्फ IT स्टॉक्स में डालते हैं और एक इंडेक्स होता है। तो ये भी एक पैसिव तरह का इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ IT स्टॉक्स में करते हैं। चौथा ये निपॉन इंडिया शरिया 20। शरिया 20 में क्या होता है, निफ्टी के 50 कंपनी है जो इंडेक्स है, उस 50 कंपनी में से नॉन कंप्लायंट निकाल दें आप तो 19 कंपनीज हैं। तो उस 19 कंपनीज का एक इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं शरिया 20, और ये ETF है। इसको भी आप खरीद सकते हैं, खरीद के छोड़ दें अगर आप, तो जैसे मार्केट बढ़ते रहती है ये भी उड़ेगा। लेकिन ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स के लिए जरूरी नहीं है। ETF शेयर्स की तरह होता है, तो ETF के लिए चाहिए अगर आपको तो ETF के लिए चाहिए तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये सेंसेज ने एक एक्टिव, क्योंकि अब 2 म्यूचुअल फंड थे, सेंसेज ने एक इंडेक्स है जो किसको कहलाता है निफ्टी 25 शरिया। निफ्टी 25 शरिया का कोई म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला। तो इसकी तकमील करने के लिए, क्योंकि एक इंडेक्स है, सेंसेज हमारी कंपनी ने एक स्मॉल केस कह लें, उसको हमने क्या किया है कि 25 शेयर जो है उसका एक पोर्टफोलियो बनाया है, एक बास्केट बनाया है जिसमें 25 कंपनी है, और उसको हम जैसे रेकमेंड करते हैं। तीसरा सेंसेज पावर ऑफ 3 ETF। सेंसेज पावर ऑफ 3 ETF में ये है कि हमने देखा है कि अगर फर्ज करिए आम लोग कहां पर रखते हैं, बैंक में रखते हैं पैसा, बैंक में रखेंगे तो जो 100 का जो 94 हो रहा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट है जो आप निकाल के दे डालते हैं। तो बिल्कुल कम से कम रिस्क लिए, कम किस्म रिस्क लेकर कोई अगर जब चाहे जब पैसे निकालना है और स्टॉक्स में नहीं डालना है, तो 3 ETF हैं, जैसे निपॉन इंडिया ETF, गोल्ड ETF और जैसा IT ETF। ये 3 का कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट निकाले हैं जिसमें रिस्क बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा देगा, जब चाहे जब पैसे निकाल सकते हैं। तो ये है सेंसेज पावर ऑफ 3 ETF। तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा है सेंसेज शरिया कंपाउंडर्स। इसमें ये है कि स्टॉक्स है, ये भी एक बास्केट है स्टॉक्स का। इसमें लार्ज कैप, बहुत बड़ी कंपनी, मिड साइज कंपनी और स्मॉल कंपनीज, तीनों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना है ताकि ये टाटा, टॉरस या क्वांटम से थोड़ा अलग हो। तो इतनी वैरायटी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक समझने के लिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है और किस चीज से है। तो एक ये है, रिपीट करता हूं, कमोडिटीज है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, इसको कमोडिटीज कहलाता है। ETF है, म्यूचुअल फंड है, 3 म्यूचुअल फंड है, ETFs बहुत सारे हैं, गोल्ड सिल्वर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स हमारे सेंसेज I25 पावर 3 ETF और जो शरिया कंपाउंडर्स। मुफ्ती साहब ने कंपाउंडिंग की बात की है, लेकिन मैं एक यहां पर एक चार्ट डाला हूं तो कुछ दूसरे अंदाज से आपको समझाने के लिए कि कंपाउंडिंग होती क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल जो है सो अगर आप कुरान से देखें अगर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सो वाक़या है जहां पर अनाज की किल्लत हो तो क्या करना चाहिए, जो उन्होंने मशवरा दिया था। तो उस हिसाब से देखिए, आप इस गौर से देखें अगर आप, तो यहां पर ये है कि पहला साल है, पहले साल में अगर आपने ये एक बीज बोया और उसके 7 दाने निकले हैं, ये पहले साल आपने एक सीड प्लांट किया है, उसके 7 हार्वेस्ट में उसके 7 दाने आए हैं, तो 7 में से आप 5 इस्तेमाल किए,
और 2 को आप री इन्वेस्ट कर दिए, मतलब है कि दूसरे साल आपने फिर 2 प्लांट्स को प्लांट कर दिया, 2 सीड्स को। फिर रिपीट करता हूं, पहले साल में 1 सीड आपने प्लांट किया, उसके 7 दाने आए, उसमें से 5 आप इस्तेमाल कर लिए और 2 आप फिर री इन्वेस्ट करें। तो दूसरे साल 2 री इन्वेस्ट करें आप सीड्स, 14 हुआ, उसकी पैदावार 14 हुई, फिर 5 इस्तेमाल कर लिए आप, बचे कितने, 9। ये 9 सीड्स को अगर आप फिर तीसरे साल अगर आप उसको प्लांट करेंगे या बोएंगे तो 63 दाने निकलेंगे, उसमें से 5 इस्तेमाल करें आप तो 58 बार। तो ये एक अलग सा तरीका है, और इसमें 2 चीजें हैं समझने की। एक तो ये है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कितना फर्क पड़ता है आप कुछ पैसा निकाल के जमा करें तो। दूसरा ये है कि 7 साल जो खैद के कुरान में जो जिसका जिक्र है कि 7 साल खैद करेंगे, 7 साल आपके अच्छे रहेंगे, तो उसके लिए भी यहां पर क्या है, प्लानिंग है। तो कंपाउंडिंग प्लानिंग दोनों चीजों का जो है इससे जो बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब म्यूचुअल फंड्स, तो भाई म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए, इसकी क्या खासियत है, म्यूचुअल फंड में क्यों, दूसरी जगह क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अमाउंट जो हिस्सों, जैसे मैं अभी आपको बताया, कम से कम 500 नहीं तो 100 से भी कर सकते हैं। शायद टाटा और टॉरस में 500 में है कम से कम, लेकिन क्वांटम में ये है कि आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, डेली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि बिल्कुल छोटी अमाउंट से सिर्फ 100 रुपये के साथ आप जैसे शुरू कर सकते हैं। दूसरा फायदा म्यूचुअल फंड का है कि सबसे लो कॉस्ट है। अक्सर लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, पैसा टाइम बहुत खर्च करते हैं, सब जैसा अभी बताया गोल्ड ईटीएफ वगैरह की आपको लिस्ट होना है तो आपको खर्चा करना पड़ता है। ये कॉस्ट अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो म्यूचुअल फंड सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। बल्कि एक म्यूचुअल फंड से जब मैं बात कर रहा था और मैं बोला कि नया फंड लेके आओगे, तो वो बताया कि सर 30 पैसे मिलते हैं हमारे को, म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारे को मिलते हैं 30 पैसे मिलते हैं। एक म्यूचुअल फंड बताया कि 30 पैसे, तो मार्जिन इतनी कम है। तो जब मार्जिन अगर इतनी कम है तो उसका मतलब है कि हमारे को समझना चाहिए कि इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। तीसरी बात, लिक्विडिटी, जब चाहे जब आपको पैसे मिल जाएंगे। आज आपने ट्रेड किया, आपने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसा ज्यादा है, और टैक्स के हिसाब से देखें तो लोएस्ट टैक्स है, 12.5% है। पहला 1 साल, हर साल का जो आप बेचेंगे तो जो कैपिटल गेन आएगा, जो मुनाफा आएगा, उसका 1.25 लाख बगैर टैक्स के है, उसके ऊपर 1.25 लाख के ऊपर जो हो वो 12.5% टैक्स है, जो सबसे लोएस्ट है। तो अगर किसी की इनकम और 30% का भी टैक्स ब्रैकेट में है और उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको 1.25 लाख के ऊपर जैसे सिर्फ 12.5% टैक्स देने का है। तीसरी बात, इसमें एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ट्रिगर कर सकते हैं कि मुझे पैसे वापस चाहिए तो कर सकते हैं, रिडीम करना है तो कर सकते हैं, महीने को महीना पैसा डालना है, 500,000 जो डालना है, क्वार्टरली डालना है, तो पूरी सहूलत है इसमें। प्रॉब्लम यह है कि म्यूचुअल फंड्स और सब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा है। म्यूचुअल फंड सही है बल्कि तो बड़ा स्लोगन है, हर कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, लेकिन आप यहां पर स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स में देखें तो म्यूचुअल फंड में डालने वाला भी सबसे ज्यादा जो से 1 साल से बढ़ के नहीं रख रहा पैसा, और हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो ये रिडीम कर लेते हैं लोग, तो 5 साल के लिए 2.59% है खाली, 1 साल में निकाल लेते हैं, 1 साल के अंदर, बल्कि 1 साल के अंदर है ये 1 साल 2 साल के बीच में है। तो मतलब ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स है, रियल स्टैटिस्टिक्स है, और म्यूचुअल फंड का स्टैटिस्टिक्स है। यहां पर कंपैरिजन है 21 और 22 का। ब्लू लाइन जो है वो 22 ईयर्स का है, 23 का रेड है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। सर सेबी कंसल्टेशन पेपर का रिव्यू करे से टैक्स एक्सपेंस कितना है। तीसरा, सबको मालूम है टाटा है, टॉरस है, मुझे मालूम है, हाँ शरिया कंप्लायंट फंड है, हाँ मालूम है मुझे, टाटा है, टॉरस है। टॉरस के अलावा क्या है बताओ, बिल्कुल बोलते हैं। अगर टाटा टॉरस के अलावा बताना है तो पहले मुझे एडवाइजर हो और मेरे पास आए तो मेरी पूरी आपकी एक कैफियत बताएंगे, तो मैं आपको कोई गोली दूंगा। डॉक्टर पास जाके आप जो सो कोई आपके पास बीपी है और फलाना शुगर है, आप नहीं बताए तो कैसे देंगे। तो अक्सर लोग ये कहते हैं वो तो मैं डाल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आप उसके अलावा जो सो शेयर्स कर दो। तो इसकी ये बिल्कुल गलत तरीका है, और लोग क्यों करते हैं ये बताना चाह रहा हूं मैं। एक छोटी सी मिसाल पूछ रहा हूं मैं। अगर फर्ज करिए आपको बच्चे को स्कूल को भेज रहे,
10 सब्जेक्ट पढ़ने का है उसको, हिसाब भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट भी पढ़ना है, ड्राइंग भी करना है, क्या आपको 10-10 अलग अलग स्कूल को भेज रहे हैं क्या आप उसको? है? तो मैं टाटा टारोस में कर ले रहा हूं मैं, और क्या है बताइए, आप स्टॉक्स बताइए मेरे को। तो जब तक मैं पता नहीं करूं कि आपको पूरा सरमाया कितना है, कितना रिस्क ले सकते हैं आप, आपकी प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा मैं, तो मैं आपको फिर सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं ये तो लोग क्या करेंगे, मैं तो ऐप से कर ले रहा हूं, डाउनलोड कर लिया ऐप से, मैं खुद कर ले रहा हूं। तो उसको यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी टाटा स्कीम हो या टोरो स्कीम है, उसमें दो स्कीम्स होते हैं, दो प्लान्स होते हैं। परफॉर्मेंस दोनों का एक ही होता है, मतलब है कि उसमें कोई 1% ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा, इसमें 1% कम नहीं आएगा, रेगुलर और डायरेक्ट की बात करो। तो रेगुलर में ये होता है कि एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चा है या जो मैनेजमेंट फी है फंड की, वो जरा ज्यादा होती है। जैसे यहां पर आप देखिए टाटा के अंदर 1.91% है रेगुलर प्लान में, टॉरस में 2.45 है, डायरेक्ट प्लान में 0.67 है, और टॉरस के अंदर डायरेक्ट प्लान में 1.35 है। तो जाहिर है कौन सा सस्ता है? डायरेक्ट प्लान सस्ता है, इसलिए आप डायरेक्ट चले जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब आपको कोई मसला आता है, केवाईसी हो या किसी और किस्म का हो, पैन और आपका आधार लिंक नहीं है, तो जब समझ में नहीं आता। अब पिछले एक हफ्ते की बात करिए या 15 दिन की बात करिए, इस वक्त मार्केट नीचे जा रही है तो लोगों को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जो नॉमिनेशन नहीं है। अब देखिए मार्केट कितनी नीचे गई पिछले 15 दिन में। तो इस छोटी सी चीज के लिए वो डायरेक्ट खुद से करना चाहते हैं। तो अब आप देखिए डिफरेंस क्या है, 1.24 1.10। 1% के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं। तो डायरेक्ट किसके लिए है? डायरेक्ट उसके लिए है जो सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम है। लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और इस समझते कि मैं उनके साथ क्यों जाऊं, उनको कमीशन दूं। लेकिन 1% के अंदर आपको बहुत सारे एडवाइस मिल रही है, जो सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हो, या कोई भी दूसरा जनरल चार्ज नहीं करता। तो ये मैसेज मैं बहुत क्लियर देना चाह रहा हूं कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। छोटी सी बचत के लिए आप बड़ा नुकसान कर ले रहे हैं। तो आप इससे अच्छी मिसाल नहीं दे सकता मैं कि आप जैसे कोई 10 सब्जेक्ट है तो आप 10 स्कूल में जाएंगे। तो रेगुलर प्लान में है और डायरेक्ट प्लान में क्या फर्क है बताना चाह रहा हूं, और आप एडवाइजर के साथ रहे या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रहे। अब रहा ये कि लमसम भी करना या एसआईपी करना। लमसम का मतलब एक मुश्त, एसआईपी का मतलब यह है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर लोग यही पूछते हैं मार्केट क्या होने वाला है, मैं लमसम डालूं या क्या, कितने पैसे नहीं मिलते। जब आप पैसे डाल देना चाहिए। आपके पास लमसम नहीं है तो आप एसआईपी से शुरू कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन लमसम है और आप नहीं इन्वेस्ट करके जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के देखूंगा, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा है, पैसा कमा रहा है नहीं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसआईपी कब अच्छा होता है? एसआईपी उस वक्त अच्छा होता है जब मार्केट गिर रही है। 100 रुपए में आप 10 रुपए से खरीदे अगर कोई चीज, तो आपको कितने आएंगे? 10 यूनिट आएंगे। अगर 100 रुपए की चीज है, वही 100 रुपए डाल रहे हैं आप, और 9 रुपए होगा प्राइस, तो क्या आपको ज्यादा यूनिट आएंगे? तो एसआईपी उस वक्त अच्छा काम करती है जब मार्केट नीचे जा रही है। एसआईपी उस वक्त काम नहीं करती जब ऊपर जा रही है मार्केट। तो आपको नहीं मालूम कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी पैसे आए डाल दें। लमसम है तो लमसम डाल दें, उसका एसआईपी स्टार्ट करें। अगर और लमसम के लिए नहीं है आप, तो एसआईपी से शुरू करें, कोई मसला नहीं है। तीसरा, मुझे कुछ इनकम मिल सकती है क्या अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मेरी रिटायरमेंट के लिए? गोल्ड का मैं आपको बता दिया, 3 किलो गोल्ड की एक मिसाल दे दिया। मैं यहां पर दूसरी मिसाल दे रहा हूं, एक और एक तरीके से समझा रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर आप फर्ज करिए एक म्यूचुअल फंड, सिर्फ म्यूचुअल फंड को लें और उसमें से एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की तरह अगर आप निकालें। पहले इसमें मिसाल में ये देखिए, आप सिर्फ गोल्ड में डाले थे, यहां पर जैसे इक्विटी और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिला के हैं। तो अगर आप 1 करोड़ अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट किए होते और उसके बाद 22 साल तक, पीरियड 22 साल का है, हर महीना 50,000 निकालते, जो 6% के हिसाब से। 1 करोड़ का 6% 6 लाख होता। 6 लाख में से आप 12 से डिवाइड करें तो महीने को 50,000 की इनकम होती है आपकी। लेकिन अगर ये एज्यूम करें आप, ये देखें कि 12% मिलेगा, उसमें से 6% मैं निकाल रहा हूं और 6% की हिसाब से पैसा ग्रो हो रहा है, तो 22 साल के बाद में 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था आपका,
पूरा विड्रॉल निकाले हैं 2,58,000 और उसके बाद में ये गलत है फिगर, 3.596 होना चाहिए। 3.59 करोड़ अभी आपका वैल्यू है आपके फंड। हर महीना जो 50,000 निकाल रहे हैं आप, 22 साल तक 50,000 नहीं निकाल रहे हैं आप, उस पर 6% बढ़ा के निकाल रहे हैं। मतलब ये कि इन्फ्लेशन तो है ना, हर साल 22 साल तक 50,000 में तो नहीं चलेगा क्या? तो 50,000 के बजाय 50,000 प्लस 6% अगर आप हर साल निकाल रहे हैं और हर साल को बढ़ाते रहें, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का जो है सो पिछला रिकॉर्ड है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, शेयर्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करना है, तो पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि एम आई एन इन्वेस्टर और ए ट्रेडर। ये चीज अगर आप समझ जाएं, इसको फर्क समझ जाएं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में फर्क समझ जाएं, तो बहुत सारा मसला हल होता है। हु इज एन इन्वेस्टर? एन इन्वेस्टर इज अ पर्सन जो लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा। ट्रेडर ये जो है तिजारत करने वाला है। तो आपका अगर मसला है, आपको कोई कारोबार है, आप प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आपका प्रोफेशन क्या है? कोई और है। आप ट्रेडर है क्या? इलेक्ट्रिक की दुकान में या सीमेंट की दुकान में या जो पाइप्स की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या आप? दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडर। सो मार्केट में जाते वक्त अगर इस चीज को समझ जाए कि आर यू अ इन्वेस्टर और ट्रेडर, तो स्टॉक इन्वेस्ट करना गलत चीज नहीं है। मगर हम ये जो करते हैं, अक्सर लोग जैसे ट्रेडिंग में जाते हैं। एक यहां पर एक मिसाल जहां ये अगेन सेबी कंसल्टेशन पेपर, जो सेबी जो सो रिसर्च करी है, उसका स्टैटिस्टिक्स ये है कि 10 में से सिर्फ एक शख्स ने पैसा बनाया है ट्रेडिंग में। ओनली 10% पीपल हैव मेड मनी। और सिर्फ 2024 फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024, 12 महीने के अंदर जो ट्रेडिंग में जो लॉस करे हैं 63,577 करोड़। और एवरेज अगर ये कितनी देर के कितने साल के लिए स्टॉक रखा है, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कि सेबी का, फिर बता रहा हूं मैं, सेबी के साथ कोई और का नहीं है। दे हैव सेड दैट एवरेज अगर निकाले पूरी ट्रेडिंग का, आधे घंटे से कोई स्टॉक, ज्यादा से स्टॉक नहीं रखा है एवरेज। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आर यू अ ट्रेडर? पैसा जो नुकसान हो रहा है जो स्टॉक मार्केट में है, ज्यादातर लोगों का इसी तरह से हो रहा। अब यहां पर देखिए आप, एक में से 1 in 3 इंडिविजुअल्स हु ट्रेड इन इक्विटी सेगमेंट ट्रेड इंट्राडे, मतलब कि सुबह में खरीदते शाम में बेचते, ये इंट्राडे। शेयर्स ऑफ यंग इंट्राडे 30 साल से उम्र के जो है 48% पीपल हैव ट्रेडेड। जबकि 2019 के अंदर डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करने का परसेंटेज सिर्फ 18 था, वो 18 जाके 48% होगा। तो सब क्या है, 30 मिनट्स का या आधे घंटे का है, वहां पर आप यहां पर देख सकते हैं। और किस उम्र के लोग? नौजवान, 30 ईयर्स से कम लोग। ये कोविड का तोहफा है कि घर में बैठे वक्त किसको भी कुछ भी काम नहीं था तो ट्रेडिंग शुरू करें। दूसरा, शेयर ऑफ वेरी स्मॉल ट्रेडर्स एनुअल इंट्राडे इज लेस देन 50,000। ये भी बढ़ गया। 70% have got losses. 70% in equity cash segment incurred losses. Proportion of loss makers increased further to 80% for traders with frequent trading activity. तो 80% लोग जो ट्रेडर्स है वो बढ़ गए हैं और उनका नुकसान हुआ है। लॉस इसी तरह का है। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक ट्रेडिंग? एक होता आप खरीद लेते हैं, ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूं मैं कि लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका कैसा होता है। आ गया मार्केट में, आ गया, खरीद लिया आप, ओके, ये समझते हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये एक्सेल करेगा, बहुत ज्यादा पैसे दे देगा। उसका फिर सोचते हैं, अरे ये तो पैसा नहीं दिया, अब क्या करूं मैं? बेच दूं, खरीद लूं, एवरेज कर लूं और खरीद लूं, कुछ कम दाम आया तो और खरीद लूं। यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, अब गिरने वाली है मार्केट। इस सारी चीजें जहन में चलते रहते हैं। जब ये सारी चीजें जहन में चलते रहते तो आपके पास जो है सो कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपको तालूंगे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन वक्त वो है, हम तो ऐसे बाज़ वक़्त वो करते हैं कि जब करेक्शन आएगी मार्केट में, जो करेक्शन आने के बाद में जो सरवाइव किया है मार्केट करेक्शन को, कम से कम देखा है 3-4 साल, वो सही है मार्केट में। और अक्सर लोगों का जैसे नुकसान जो होता है, ये पसोपेश में
कि अब क्या करूं, मैं समझ में नहीं आता, कभी खरीद लूं, बेच लूं, निकल जाऊं, दूसरे से पूछता, लेकिन सही आदमी से नहीं पूछता और सही मिसाल जो है सुन, और बताते नुकसान के बाद से बताते नहीं है कि हाँ मेरा नुकसान हुआ। शेयर में ट्रेडिंग करने जाते हैं, शेयर में ट्रेडिंग करने जाते हैं, क्या है डिस्पोजेबल फंड, मेरे पास है एक 20,000 पड़े हुए हैं अकाउंट में, उससे शेयर ट्रेडिंग कर लेंगे, उससे शेयर ट्रेडिंग कर लेंगे तो कुछ पैसा बन जाएगा। लेकिन हकीकत में यह है जो जो आपके पास डिस्पोजेबल मनी था वो इनडिस्पोजेबल बन जाएगा, मतलब ये कि आपके पास मिलेगा ही नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। और आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं छोटी सी अमाउंट से, क्योंकि डिस्पोज मेरे पास है, खड़ा रखा हुआ है पैसा, ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग में जो डिस्पोजेबल था इट बिकम्स इनडिस्पोजेबल। ये एक कार्टून है उसका कि किस तरह समझाया आपको। अब रहा ये रियल एस्टेट के पर आते हैं। इज रियल एस्टेट अ गुड इन्वेस्टमेंट? मैं यहां पर दो शहर की दिया हूं, मिसाल दिया हूं, और दो शहर में सबसे ज्यादा जो प्राइस ऊंची है वो मिसाल दे रहा हूं मैं, एवरेज नहीं दे रहा हूं मैं, सबसे छोटा नहीं दे रहा हूं मैं, हाईएस्ट प्राइस वेयर प्रॉपर्टी हैज अप्रिशिएटेड उसकी मिसाल दे रहा हूं। तो एक दो बॉम्बे के प्रॉपर्टीज है, पवाई और बंदरा, दो बेंगलुरु के हैं। ये शहर इसलिए चुना है कि और एक प्रेजेंटेशन है मेरा बेंगलुरु में, तो मैं सोचा कि बंबई और बेंगलुरु का दोनों मिला के दो। तो 2004 में उस वक्त उसकी प्राइस थी 2,300 पवाई में, और बांद्रा में से 6,000 पर स्क्वायर फीट थी 2004 में। तो ये 2004 में जो 2,300 की प्राइस थी वो 35,600 हो गई। कितने साल में? 20 साल में 2,300 पर स्क्वायर फीट आपने पवाई में 2004 में खरीदा, और 2024 में यानी 20 साल के बाद में पर स्क्वायर फीट पाए 35,600 हो गई। अब मैं आप आम जगह जैसे अरे बहुत अच्छा रिटर्न मिला ना, क्या है 2000 में खरीदा था 35,600 में मिला, 1 लाख इन्वेस्ट किया था 15 लाख हो गए। देखो एनुअल रिटर्न निकाले तो उसका सिर्फ 14.67 है। दूसरा बांद्रा में 6,000 प्राइस में खरीदे थे आप 2004 में, 2024 में उसकी 58,000 पर स्क्वायर फीट होगा, तो आपका 1 लाख जो है 9,66,000 होगा। 20 साल के बाद आपको रिटर्न कितना मिला? 12%। क्योंकि हम बंबई में बात करें या दूसरे अगर शहर के बेंगलोर के भी, तो बेंगलोर भी रिलेट कर लें। 1,000 में जो व्हाइट फील्ड में खरीदे थे पर स्क्वायर फीट इन 2004, 2024 में 10,000 हो गई, तो मतलब 1 लाख आपके 10 लाख हो गए। रिटर्न कितना हुआ आपका? 12%। अब आप देखिए कि 12%, और याद करिए कि जो पीछा जो म्यूचुअल फंड का देखे हम 14%, 19%। अब कंपेयर करिए म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट को, तो रियल एस्टेट में जो है सो आपका एक एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, अगर आप लोन लिए हुए हैं तो स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, उसको इंप्रूवमेंट के लिए रेनोवेशन के लिए कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, और 20% था अगर पुरानी प्रॉपर्टी है, अगर तो पुरानी प्रॉपर्टी अगर है तो 12.5% है, नई प्रॉपर्टी अगर है तो 20% का है टैक्स, क्योंकि ये साल जैसे टैक्स का रेट बढ़ गया। फिर टाइटल का प्रॉब्लम है, कागजात सही है ही नहीं है, पोजीशन है ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जैसे रियल एस्टेट में बहुत सारे रिस्क है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रियल एस्टेट ना खरीदें, बल्कि अगर आप जमा करके खुद के पैसे से अगर आपके घर के लिए रहने के लिए लें तो बेहतरीन चीज है। अगर नहीं ले सकते हैं तो किराए में रहना, किराए के घर में रहना ज्यादा बेहतर है। और यह है कि आपके पूरे जरूरियात हो जाए, फैमिलीज की जरूरियात हो जाए, जिम्मेदारियां हो जाए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बजाय 4 लें आप, 2 लें, 3 लें, फॉर डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन इसके लिए रियल एस्टेट और अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह कंपेयर करें तो मैं ये समझता हूं कि म्यूचुअल फंड बेहतर चीज है। किराया आता है, मैंने को जब रिटायर हो जाऊं मैं तो किराया आता है, किराए से चलेगा। तो किराए का व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यील्ड दैट यू आर गेटिंग, ये थ्रू आउट इंडिया हर शहर का अगर आप परसेंटेज देखें कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं आप उसके पर जो रिटर्न आ रहा है किराए के हिसाब से, तो इट इज नॉट मोर देन 3 to 4%। ये सारे स्टैटिस्टिक्स है ये, ठीक है। तो किराए के हिसाब से नहीं है। अगर आप बोले कि मैं कैपिटल गेन के लिए रख रहा हूं तो वहां पर टैक्स है और दूसरी सारी चीजें हैं। अब रहा कि म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड में ये एक यहां पर मैं एक स्टेटमेंट निकाला हूं किसी इन्वेस्टर का, जैसे टॉरस म्यूचुअल फंड था, हम टॉरस और टोटा की बात कर रहे हैं। तो 2009 में जब टॉरस स्टार्ट हुआ था तो एक इन्वेस्टर ने, यहां पर आप देख सकते हैं 6/4/2009 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था 25,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया एक ही टाइम 2009 में। उसके बाद में 25,000 इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर आज उसकी वैल्यू देखें तो 3,20,000 है। ये स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है।
14 साल 6 महीने के बाद अगर कैलकुलेट करके देखें तो 17.75% रिटर्न। SIP नहीं किया, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, SWP नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, 25,000 एक को डाला, 14 साल 6 महीने के बाद में दैट 25,000 हैज बिकम 3,20,988, 17.75 है। रिटर्न जो है 17.75 है। एक छोटा सा मैं आपको ये ओरिजिनल स्टेटमेंट बताने की कोशिश करता हूं। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज फोलियो स्टेटमेंट इज फैक्ट स्टेटमेंट। खाली बोलने से नहीं होता, ये यहां पर है। फोलियो स्टेटमेंट इज फैक्ट स्टेटमेंट। जो फोलियो स्टेटमेंट है वो सही जो है यहां पर इसका इशारा है कि 25,000 इन्वेस्ट किए थे 6/4/2009 को, इस वक्त उसकी वैल्यू है 3,20,000। ओके, गोल्ड में 1 ईयर का रिटर्न है 12.8%, 3 साल का एवरेज है 12.3, 5 ईयर्स का 12.4। उसका मतलब ये है कि 5 ईयर्स का एवरेज अगर आप गोल्ड का रिटर्न निकाले तो तकरीबन 12-12.5% है। सिल्वर का भी तकरीबन उतना ही है। ओके, निफ्टी मतलब है कि पैसिव इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो 15-16% है। डेट फंड मतलब है कि फिक्स डिपॉजिट और जो बॉन्ड वगैरह है वो 7-8% है। तो जब डेट हमारे को अलाउड नहीं है, गोल्ड हमारी करेंसी है, सिल्वर हमारी करेंसी है, तो हम डेट में क्यों डालें? डेट में तो अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं डेट में, तो लोग ये जो बोलते हैं कि 12% कुछ कम नहीं है, 12% 11% गोल्ड सिल्वर का कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लें तो 16-15% मिल सकता है आपको पैसिव में। ये पैसिव में है। 16.5 और 5.3 इज निफ्टी 50 का। अब आप देखें, ये स्लाइड में देखें कि गोल्ड और इक्विटी इसको कंपेयर करके हम बताना चाह रहे हैं कि गोल्ड और इक्विटी किस तरह काम करता है। 20 साल का है ये, 20-24 साल का है ये स्टैटिस्टिक्स। तो ये है फाइनेंशियल ईयर 2000। इफ गोल्ड हैज गिवन -32% रिटर्न, यानी मतलब है कि 3% उनका अगर कम हुआ है, तो स्टॉक मार्केट जो सो -3.8% था। तो अब इसमें क्या हुआ कि इक्विटी में ज्यादा नुकसान हुआ, दोनों में नुकसान हुआ, लेकिन इक्विटी में ज्यादा नुकसान हुआ, गोल्ड में कम हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2000 में देखिए आप, 2002 में देखिए आप, 22% गोल्ड दिया आपको, इक्विटी क्या हुआ? माइनस था। 2003 में देखिए, गोल्ड आपको 8.5% दिया, मार्केट स्टॉक मार्केट आपको माइनस में था। तो बताने का मकसद यहां पर यह है कि इट्स वेरी क्लियर कि गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी जो सो दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो इक्विटी नीचे जाती है, इक्विटी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। सो इट्स अ गुड वे ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन गोल्ड एंड इक्विटी। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द मैसेज हियर। और आगे बढ़े आप, नया ये सिल्वर का है। ये सारे करेंसीज के अंदर 2000 से लेके 2022 तक हर करेंसी में सिल्वर की प्राइस है और उसका रिटर्न क्या है, कितने ग्रीन है देख लीजिए आप। तो जितने आइटम ग्रीन है पिछले 22 साल में, इट मींस दैट सिल्वर हैज गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न, मतलब है कि इट हैज गिवन अ बेटर रिटर्न। रेड जो है माइनस रिटर्न। तो ग्रीन ज्यादा दिख रहा है आपको या रेड ज्यादा दिख रहा है? ग्रीन ज्यादा दिख रहा है। अब अगर रिटर्न सिल्वर दिया है, ये परसेंटेज रिटर्न है, तो हर करेंसी में क्यों अलग अलग रिटर्न है तो सिल्वर ही, तो अलग अलग रिटर्न क्यों है? उसका मतलब यह है कि अगर दोनों में करेंसी का जो डिफरेंस होता है डिवैल्यूएशन का, उसकी वजह से यूएस डॉलर और इंडियन रुपी में सिल्वर का फर्क है रिटर्न का। मिसाल के तौर पे अगर सिल्वर डॉलर के अंदर 6% दिया हुआ है और रुपीज के अंदर 7% दिया हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि रुपी हैज डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर विद 1%। बहरहाल सिल्वर इज अगेन अनदर करेंसी हमारे लिए है, हम लोगों के लिए, एंड सिल्वर इज अ गुड करेंसी। यू कैन यूज दैट एज अ सिल्वर करेंसी एंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। सिल्वर का क्या है, डिमांड क्या है? इस वक्त सबसे ज्यादा जो होल्डिंग गोल्ड की है वो सेंट्रल बैंक्स में है, सारे सेंट्रल बैंक्स में। सेंट्रल बैंक में जहां पर भी कोई गड़बड़ होती है, वॉर होती है, फलाना है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? गोल्ड खरीदता है। तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ गोल्ड इज विद द सेंट्रल बैंक्स। सिल्वर का जो यूसेज ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अब ये आप ये सोलार क्या नाम है, सोलार सेल्स जो है ना, इसमें जो पावर के लिए जो यूज करते हैं, उसमें तकरीबन हर सोलार सेल के अंदर कम से कम 100 ग्राम सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है।
अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसे बहुत सारी चीजें यूज हो रहे हैं, इंटरनेट और जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो इसमें हर उसमें जो सिल्वर का डिमांड है। मतलब बोलने का ये है कि सिल्वर का डिमांड बढ़ता जा रहा है। एक, सिल्वर को सेंट्रल बैंक इसलिए नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होना पड़ता है। दोनों में वैल्यू में बहुत फर्क है। अगर सोना महंगा होता है, सिल्वर सस्ता होता है, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड इज ग्रोइंग फॉर सिल्वर। सोलर पावर में सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में है, इलेक्ट्रिक कार्स जो आ रहे हैं उसमें से है, बहुत सारी चीजों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्यूचर में अगर आप जाएं तो सिल्वर विल बी अनदर करेंसी विच इज गोइंग टू अप्रिशिएट। और पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि सिल्वर हैज अप्रिशिएटेड मोर देन द डॉलर, मोर देन द गोल्ड। तो बताना यहाँ पे चाह रहा हूं कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर में रखें तो हमारी करेंसी है, अल्लाह ताला ये बोलता है कि तुम्हारी करेंसी दिनार और दिरहम। गोल्ड सिल्वर में रखें, इक्विटी में रखें, सबसे बेहतरीन चीज है ये आगे के लिए। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन सिल्वर फॉर वेरियस रीजन, यहां पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन डिमांड जो है सिल्वर का बहुत ज्यादा रहेगा। एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड एंड मोस्ट ऑफ इट इज इनटू चाइना एंड इंडिया। 85% सिल्वर, 85% कम है दाम उसका गोल्ड से। मतलब ये कि 100 रुपए में अगर गोल्ड है तो 15 रुपए में आपको सिल्वर आता है। तो आई थिंक आप सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। डोंट इग्नोर इट। सिल्वर अकॉर्डिंग टू मी इज अ कमोडिटी विच विल एप्रिशिएट फास्टर। कितने साल लगेंगे नहीं मालूम, मगर मेरे से मेरी तजवीज के हिसाब से बोलता हूं, और जो दूसरे भी एक्सपर्ट बोलते हैं, एक वक्त आएगा जब गोल्ड और सिल्वर का प्राइस एक होगा। जब वो बोलते हैं तो मैं समझ में आता है कि दिनार और दिरहम याद आता है। आखिरी बात जो है, वाई एन एडवाइजर, क्या जरूरत है मेरे को? मैं अभी जो थोड़ी पहले बताया कि एडवाइजर की क्या जरूरत है। लोग अक्सर जो है सो मोबाइल से लेके सेल्फी ले लेते हैं और समझते हैं कि अपने आप को फोटोग्राफर हूं, बहुत बड़ा फोटोग्राफर हूं। फोटोग्राफर और सेल्फी में फर्क है। आप खुद से जो फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और जो फोटोग्राफर लेगा उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो लोग अपने आप को सेल्फी से जैसे ले लेके समझते हैं कि वो फोटोग्राफर बन गए, लेकिन हकीकत ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपको इसे समझना चाहिए कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी जरूरत है, वो बेहतर जानने वाला है, और आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। मार्केट में होता क्या है, जरा पैसा बढ़ा, लोग निकाल दिया। मैं आपको म्यूचुअल फंड का टेबल बताया वहां पर कि लोग 5 साल तक नहीं रखते हैं, 1 साल में निकाल लेते हैं। तो ये एक अच्छी मिसाल है कि जरा जब ग्रो होने लगा है तो उसका जो फल जो है सो तोड़ लेते हैं। मतलब एक पैसा निकाल लेते हैं और पैसे को ग्रो होने नहीं देते। मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पैसा रखूं या निकाल लो, मार्केट नीचे जा रहा है। हम पैसा मार्केट में से निकालने के लिए एडवाइस ही नहीं करते हैं, बल्कि हम खुश होते हैं कि अगर मार्केट नीचे गई तो ये मौका है मेरे को जैसे पैसा और डालने के लिए, है तो डालिए, नहीं तो खामोश बैठे रहिए। इसकी दूसरी मिसाल देता हूं मैं अक्सर लोगों को कि अगर फर्ज करिए आपका कोई कोई कपड़े खरीद रहे हैं, आप कोई ब्रांड के कपड़े खरीदे, वहां पर 10% सेल ले रहा, तो आप जाते हैं खरीदते हैं। 50% अगर सेल में रहा तो क्या करते हैं आप? 70% रह रहा तो क्या करते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अगर, तो 10% पे भी खरीदना चाहिए। मार्केट गिरी तो 50% पे भी, अगर मार्केट नीचे गिरी तो आपको खरीदना चाहिए। मगर अक्सर होता क्या है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ये एक स्टडी की है, लोग रिसर्च साइंटिस्ट अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और देखे हैं कि अगर एडवाइजर के साथ आदमी हो और अगर बगैर एडवाइजर के हो, तो एडवाइजर के साथ रहने में क्या फर्क है। तो अगर 4 से 6 साल तक आप एडवाइजर के साथ रहे तो आपके रिटर्न में 58% का फायदा होता है, ज्यादा मिलती है। फिर बताता हूं, अगर आप एडवाइजर के साथ रहे सिर्फ 4 से 6 साल तक, तो आपके रिटर्न में 58% ज्यादा रिटर्न मिलता है बनिस्बत पे इसके कि आप खुद से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 7 से 14 साल तक ऐसे तक अगर आप रहे तो आपका 99% का फर्क होता है आपके रिटर्न में, और 15 साल से ज्यादा हो 173% रिटर्न ज्यादा होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये रिसर्च है। और बल्कि दूसरी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी एक्सपीरियंस के अंदर जब मार्केट में होते हैं, तो जब आप 1% फीस, जो मैं बताया, 1% फीस जो आप देते हैं, 1% को फीस को देखिए और ये स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर करिए। एक दूसरे 1% जो फीस होती है, मैं लोगों को ये बोलता हूं कि आप मेरे को सिर्फ 1% दे रहे हैं, और मैं आपको जिस वक्त 100 में से 90 वक्त अगर आप पूछे मैं ये करूं बोले तो मैं नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट टू डू दिस। और एडवाइजर 1% लेके बोलता है नहीं नहीं। उसका मतलब ये क्या है कि एक इंसान की फितरत है
इट्स अ बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर टू गेट इमोशनल, और वो इमोशंस के अंदर गड़बड़ करता है, निकाल लेता है पैसा। तो इंपॉर्टेंस एडवाइजर की अहमियत यह है कि 1% देने से आपके 173% या 99% का जो है सो ग्रोथ होता है। ये मैं एडवाइजर हो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इट्स अ साइंस, इट इज अ रिसर्च विच हैज बीन प्रूवन, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, हर कंट्री में इसको बताया। आखिरी में आते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, क्योंकि हम फीस की भी बात किए हैं, रेगुलर और डायरेक्ट करूंगा, मैं खुद से करूंगा, तो किसके लिए कर रहे हैं? ये सेंचेज का है, दिस इज कमर्शियल लोन ओनली टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं सब सारी चीज पूछ रहा हूं उनसे, एडवाइजर से, उन्होंने जैसा बोले वो कर रहा हूं, वो हाथ पकड़ के मेरा चल रहे हैं, तो उनको क्या दे रहा हूं मैं? म्यूचुअल फंड में होता है कि रेगुलर प्लान में, अगर रेगुलर प्लान है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड है में है, तो हम कोई फीस नहीं ले सकते, लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? जिसमें आप बताया, रेगुलर प्लान में डालते हैं, हमारे को जो सो टाटा से या टोरस से कमीशन मिलता है। दोनों में फर्क बताया था ना आपको, 1.25% का फर्क होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में ही डाल रहे हैं, रेगुलर प्लान में डाल रहे हैं, तो हमारे को वहां से कमीशन मिलता है, हम आपसे फीस नहीं लेते। लेकिन अगर आप बोले कि मैं डायरेक्ट प्लान में जा रहा हूं, तो 1.25% लेते हैं रिटर्न। ये 1.25% क्या है? दोनों के एक्सपेंस रेशियो का जो डिफरेंस है वही लेते हैं, लेकिन इसमें आपको एडवाइस फ्री मिल रही है, आपकी हैंड होल्डिंग हो रही है। दूसरा ये है कि अगर म्यूचुअल फंड के साथ ये 3 प्रोडक्ट हमारे जो है, सेंसेज I25, पावर ऑफ 3 ETF और कंपाउंडर अगर है, तो आप सिर्फ 1.5% लेते हैं, चाहे कितना भी अमाउंट हो, 10 करोड़ भी रहे अगर, और ये चीजों में डाले तो सिर्फ फ्लैट फी 1.5 लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी डालें आप, ETF में भी डालें, और स्टॉक सिलेक्शन जो इसके अलावा है, तो उस वक्त 1.75 लेते हैं। इसमें फिक्स स्टॉक्स होते हैं, मगर म्यूचुअल फंड से पहले आप स्टॉक्स में जा रहे हैं, तो हम एडवाइज नहीं करते। मैं खुद म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, मैं आपसे स्टॉक्स लेता हूं खाली, तो वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे और एक मिसाल देता हूं मैं, अगर आप स्कूल को नहीं जाए तो यूनिवर्सिटी को जा सकते क्या? नहीं जा सकते। तो इसी तरह आप अगर खुद भी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं और हमारे पास लेके आएंगे, तो हम आपको म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में स्टॉक में ले जाएंगे। तो 1%, 1.5% के लिए प्लीज डू नॉट टेक दैट रिस्क, नंबर 1। दूसरी ये है कि अगर आप खाली म्यूचुअल फंड में है, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड, और 3 म्यूचुअल फंड जो स्टॉक अपने इक्विटी के हैं, हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। अगर आप बात को आपको गवारा करता कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, फुकट में मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रांसपेरेंसी है कि उसमें हमारा कमीशन मिलता है, इसमें कमीशन नहीं मिलता है, तो हम आपसे ले रहे हैं, और दोनों का इक्विवेलेंट है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। आई थिंक आई फिनिश्ड हियर। बस दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारी वेल्थ को और हमारे बच्चों को जो सो बरकत दे। और बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अशफाक काजी साहब का, मैं ममनून हूँ कि हर वक्त जैसो वो मुझे जोड़ते हैं लोगों तक पहुंचाने में। दुआ फरमाइए मुफ्ती साहब, आप भी, और जो यहाँ पर जो व्यूअर्स है वो भी हमारी दुआ फरमाइए, और दूसरों तक पहुंचाइए। ये बहुत तकलीफ होती है जब इतना टाइम जैसे मार्केट में देखें, उसके बाद में सबसे ज्यादा पैसा डूबने वाला पॉन्जी स्कीम्स और ये स्कीम्स में हमारे लोग हैं। सच कहता हूं मैं, आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को आप बताइए। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास आए, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करिए। अवेयरनेस के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों में हो, चाहे मदरसे के हों या अपने खानदान के हों या जो भी है अपने उसमें। इसके साथ मैं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।